क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला है। वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लिखिए जरा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई बहुत जबरदस्त चैप्टर है, मजेदार चैप्टर। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है क्लास 11th के सिलेबस में। एक तो विदाउट एडजस्टमेंट्स, कॉपी पेन लेके बैठो सब लोग, लिखते रहो अच्छे से, सारी बात को बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में समझेंगे। विदाउट एडजस्टमेंट्स, फिर विद एडजस्टमेंट्स। ये क्या मतलब है बता देंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चलेगा वो विदाउट एडजस्टमेंट्स के ऊपर बात होती है। देखो बच्चों, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम उस चैप्टर का मतलब क्या है और हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। दो बड़े क्वेश्चन उठते हैं। कोई भी बिजनेसमैन जब वो बिजनेस करता है, चाहे वो छोटे स्तर का बिजनेस हो चाहे बड़े स्तर का हो, चाहे वो हजारों रुपए का बिजनेस हो, लाखों करोड़ों कितने भी रुपए का बिजनेस हो, साल के आखिरी में हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहता है कि भैया मैं पूरे दिन बिजनेस में मेहनत करता हूं, एक साल से लगातार मेहनत कर रहा हूं, रोज इनकम आ रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कभी कहीं से पैसा आ रहा है, कभी किसी को पैसा दे रहे हैं, कभी राम से पैसा आया, कभी मोहन को पैसा दिया, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल, दुनिया भर के खर्चे, आने जाने के खर्चे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गुड्स परचेज हो रहा है, गुड्स सेल हो रहा है, सारी की सारी इतनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पर आपके बिजनेस में हो रही है। अब साल के आखिरी में, साल का मतलब क्या है यहां पर, फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। बिजनेसमैन ये जानना चाहता है भाई मैं काम तो कर रहा हूं, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, पर ये मेहनत सफल भी हो रही है नहीं, इसका क्या परिणाम निकला, इसके रिजल्ट्स क्या क्या हैं। तो वो जो एंड रिजल्ट, साल के आखिरी में रिजल्ट्स जानना है, वो रिजल्ट या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। सीधी सी बात है, बिजनेस को क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। जैसे स्टूडेंट आप सब लोग बच्चे हो, चाहे 11th क्लास का बच्चा हो, 5th क्लास का बच्चा हो, पूरे साल पढ़ता है, 12th का हो या फिर सीनियर क्लासेस स्टूडेंट हो, हर बच्चा साल के आखिरी में क्या जानना चाहता है, भैया मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्जाम दिया, मेरा रिजल्ट क्या है, या तो पास या फेल। फिर उस रिजल्ट्स के बाद वो क्या करता है कि यार मेरी क्या कमियां रही, अगली बार नोट करेगा, उन सब चीजों को नोट करके अगली बार उन पर मेहनत करेगा कि ताकि अगले एग्जाम्स में मैं अच्छा कर सकूं। यही तो होता है। सेम प्रोसेस जैसे स्टूडेंट की लाइफ का है, ऐसे ही बिजनेसमैन की लाइफ का है। वो भी तो साल के आखिरी में यही जानना चाहेगा, भैया मैंने प्रॉफिट कितना कमाया या प्रॉफिट कम क्यों हुआ। मेरा टारगेट था 10 करोड़ कमाना, पर मेरी कमाई हुई केवल 6 करोड़। क्या कमी रही जिसकी वजह से 4 करोड़ कम हुए, क्या हमारे से गलतियां हुई, किस चीजों पर हमें काम करना है, किन किन गलतियों को हमें सुधार करना है। तो ये सब बातें हर बिजनेसमैन जानना चाहता है। चाहता है नहीं चाहता है, सीधी सी बात है। तो वो प्रॉफिट या लॉस जो आपके पूरे साल की परफॉर्मेंस बताएंगे, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चलेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, बिजनेसमैन साल के आखिरी में अपनी परफॉर्मेंस का रिजल्ट्स देखना चाहता है। पूरे साल उसने परफॉर्म किया, उस परफॉर्मेंस का क्या रिजल्ट निकला, वो जानने के लिए उसको क्या पढ़ने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ गई ना बात। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दो चीजें आती हैं, ध्यान से सुनना। एक तो आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरे नंबर पर आती है आपकी बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट पर बात बाद में करेंगे, पहले ट्रेडिंग और पी&एल समझ लो। ट्रेडिंग पी&एल आपकी परफॉर्मेंस को बताता है। कैसे सर, ये आपका ईयर है, आपका ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल को, एंड कब हुआ 31 मार्च। इस पूरे ईयर में आपने कितनी इनकम अर्न की और कितने एक्सपेंसेस किए, इन पूरी परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, या तो वो क्या होगा प्रॉफिट या फिर वो क्या होगा
लॉस, वो जानना है जी, प्रॉफिट और लॉस परफॉर्मेंस, और वो आपको कौन बताएगा? ट्रेडिंग एंड P&L। अब अगली बात, सर प्रॉफिट निकलता कैसे? क्वेश्चन क्या है? हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट निकलेगा कैसे? बड़ा सिंपल सा तरीका है प्रॉफिट निकालने का, कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर आप अपनी इनकम्स में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आ जाएगा ये आपका प्रॉफिट। आपने अपनी इनकम में से किसे माइनस कर दिया? एक्सपेंसेस को, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। कहने का मतलब, सपोज करो आपने 1000 रुपए कमाए, कितनी इनकम हुई? 1000 रुपीज की, और खर्चे कर दिए 600 रुपए, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ अपने को? 400 रुपए का। सीधी सी बात है, ये तो कोई भी सोच सकता है। आपने अर्न किए कितने? सर 1000 रुपए की इनकम हुई और 600 रुपए खर्चा हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। 400 रुपीज का क्या हो गया? कितना आसान है प्रॉफिट निकालना। सभी इनकम्स का टोटल ले लो और सभी एक्सपेंसेस उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी क्या होता है? लॉस भी हो सकता है। लॉस कैसे होगा? सपोज इनकम हुई हमारी कितने रुपीस की? 1000, और एक्सपेंस हो गए 1200। हो जाता है, बिजनेस सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि कमाई कम हुई, इनकम कम हुई, खर्चे ज्यादा हो गए, तो 200 रुपए का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो जानने के लिए आपको ट्रेडिंग P&L सीखना है। सिंपल सी बात है। अब प्रॉफिट लॉस पे भी बाद में बात होगी, पहले मैं आपको एक्सपेंस के बारे में पढ़ाऊंगा कि भैया एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्सपेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा होता है? दूसरा नंबर पे आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन कौन से? चलिए आइए एक्सपेंसेस पर भी बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होगा डायरेक्ट नेचर, और दूसरा कौन सा होता है? बस ये समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये अगर समझ में आ गया, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे हाथ में है। समझ में आ गई कि एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से रिलेटेड। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। फैक्ट्री चल रही है, बहुत सारे तरह के माल बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब जब माल बनेगा तो उस माल को बनाने में, उसकी प्रोडक्शन में बहुत सारे खर्चे होंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी फैक्ट्री वाला मालिक, वो सबसे पहले माल बनाने से पहले पता क्या देखता है? वो पहले ये देखता है, अरे पुराना कितना पड़ा हुआ है। क्यों होता है ऐसा? नहीं होता। मिठाई वाले की दुकान पर रसमलाई बनानी है उसको, तो पहले वो क्या चेक करेगा? पहले वो अपने कारीगर से क्या पूछेगा? हाँ भाई कल की कितनी बच रही? वो कहेगा बाबूजी 20 पीस बच रहे, तो एक काम कर, चल 30 और बना ले। कितने और बना ले? लेकिन अगर एक बार उसने, कारीगर ने क्या बात कही, बाबूजी 2 पीस बच रहे, तो एक काम कर 50 बना ले। तो कोई भी नया माल जब बनता है तो सबसे पहले हम किसकी तरफ देखते हैं? भैया जो पुराना स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो वो जो पुराना स्टॉक है ना, जो अनसोल्ड, बिकने से रह गया, वो लास्ट ईयर बच गया, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? जो पिछली बार बच गया, रह गया, वो क्लोजिंग स्टॉक है। आपके नॉर्मल घर में भी तो ऐसे ही होता है। सब्जियां बनती हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, तो कभी सब्जी बच जाती है तो सुबह नाश्ते में काम नहीं आती, वो बिल्कुल आती है। तो रात की बची हुई सब्जी अगले दिन काम आ जाती है, फ्रिज में रख देते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो जब खाना खाते हैं तो क्या देखते हैं? अबे कल का वो भी तो बचा हुआ है, पनीर, या कल की दाल भी तो है, वो भी तो ले आओ भाई। ठीक है, उसको ऐसे वेस्ट थोड़ी करेंगे। सही बात है या नहीं है? तो ऐसे यहां पर है, तो पहले हमारा जो बचा हुआ माल है, जो बिका नहीं, क्लोजिंग स्टॉक, वो लिया जाएगा, और वो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या बनेगा वो? तो जो स्टॉक बिकने से रह गया, जो माल बिकने से बच गया, अनसोल्ड, वो इस साल का क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। क्लियर होगी बात यहां तक की? अगली बात, अब हम नया अगला क्या करेंगे? सर नया मटेरियल खरीदेंगे। ठीक है ना। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नया माल खरीदना है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। माल क्यों खरीद रहे हैं?
ताकि प्रोडक्शन करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अगर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, हमें कोई माल बनाना है, तो हमें उसके लिए प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे जितने भी हैं, माल बनने के टाइम पर होने वाले जितने भी खर्चे हैं, जब जब माल बनेगा तब तब वो खर्चे होंगे, वही सब होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। लेबर काम कर रही है फैक्ट्री में, वेजेस जाएगी उनको। माल जब आएगा, कच्चा माल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाएगी। वो ट्रक में भी आ सकता है, ठीक है। वो किसके थ्रू? मशीन्स होगी ना, ट्रक तो मशीन होगी, तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? फ्रेट देना पड़ेगा। वो झोटा बुग्गी बैलगाड़ी के थ्रू भी आ सकता है, तो उस पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। वो बाई ह्यूमन इंसान भी ढो के लेके आ सकता है, तो वो जो ढुलाई का पैसा आपको ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, तो वो खर्चा भी कैसा है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कौन कौन से? सबसे पहले परचेज ऑफ मटेरियल, दूसरे नंबर पे वेजेस, मजदूर हमारे लेबर चार्जेस, उनको लेबर देनी पड़ेगी भाई, वही तो उस मटेरियल से काम करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। उसके बाद फिर हमें उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, उसको बोलता है कैरेज इनवॉल्व। कैरेज मतलब भाड़ा, इनवॉल्व ध्यान रखना, कैरेज इनवॉल्व डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैसा एक्सपेंस होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गई ना? और उसके अलावा और कैसे खर्चे होंगे सर कैरेज इनवॉल्व के बाद? कोल, गैस एंड वाटर एक्सपेंस। अब वो प्रोडक्शन जब होगी तो बड़ी बड़ी भट्टियों में काम चलेगा, भट्टी चलेंगी, ठीक है। नीचे बॉयलर्स में क्या लगेगी? कोयला लगाना पड़ेगा, या बॉयलर गैस से भी चलने वाले होंगे, तो गैस का खर्चा, कोयले का खर्चा। बहुत सारी मशीनें ऐसी होंगी जिन पे डीजल लगेगा, फ्यूल चार्जेस, तो ये सब खर्चे हमारे होंगे। क्यों हो रहे हैं ये सब खर्चे? ताकि हमें प्रोडक्शन करना है, हमें माल बनाना है। समझ रहे हो ना बात? अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं ये मार्कर ही ले लूं, ये हमें बनाना है, तो हमें उसके लिए प्लास्टिक भी चाहिए, तो हमें जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल होगा उसको पिघालना पड़ेगा, पिघाल के हमें इसकी शेप देनी पड़ेगी, कलर भी चाहिए, इंक भी चाहिए, तब जाके ये सब बनेगा। तो फैक्ट्री में, मशीनों में उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी लगेगी। उसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं? पावर चार्जेस। ये सब हमारे खर्चे हैं, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड, माल बनने से रिलेटेड। ये वो खर्चे हैं जब जब माल बनेगा तब तब ये खर्चे होंगे। माल नहीं बनेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी, ये नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकली अभी ले लो, शुगर मिल, चीनी बन रही है, अब मिल बंद हो जाएगी। मिल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है। तो पूरे साल में इस टाइम मिल चली, इस टाइम गन्ना आया, गन्ने की कैरेज भी गई, ढुलाई उलाई गई, ट्रक वाले, ट्रैक्टर वाले, झोटा बुग्गी वाले, सब लोग, किसान लोग भाई क्या लेके आ रहे हैं? अपने गन्ना लेके आए। उस गन्ने से क्या हुई? प्रोसेसिंग हुई, उसका जूस निकला, वो जूस बॉयलर्स में पका, कोयले, गैस एंड बड़ी बड़ी भट्टियों में पका, फिर उसके बाद चीनी बनी, गुड़ बना है ना। अब वो जब बन जाएगा, बहुत सारा मटेरियल स्टॉक हो जाएगा, फिर वो बिकेगा। अभी नहीं बिकेगा, बाद में बिकेगा, अभी तो बन रहा है। अब जैसे अब गर्मियां आने वाली हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स की आवश्यकता पड़ेगी, सबको डिमांड एकदम बढ़ेगी। तो तुम क्या सोच रहे? कोल्ड ड्रिंक उसी समय बनेगी, अब बन रही होंगी। इस टाइम फैक्ट्री चल रही है कोल्ड ड्रिंक की, तो पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, दबा के बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद वो बाजार में आ जाएंगी, फिर वो सेल होंगी, सीधी सी बात है। ये तो कोई भी समझ सकता है। पटाखे दिवाली के टाइम पर आएंगे, लेकिन पटाखों की प्रोडक्शन अब चलेगी। अब पटाखे बनने शुरू हो जाएंगे, 4-5 महीने पटाखे बनेंगे, उसके बाद दिवाली पे फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दिवाली पे वो बिकेंगे, सीधी सी बात। तो ये सब क्या है? पावर चार्जिंग। ये अब जो वो पटाखे बनाने में, शुगर केन से चीनी बनाने में, शुगर बनाने में, गुड़ बनाने में जो हमारे खर्चे हो रहे हैं फैक्ट्री में, इतने सारे माल बनने के, वो सब कौन से खर्चे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी, माल नहीं बनेगा, ये खर्चे रुक जाएंगे, सीधी सी बात, ठीक है। और कैसे? विदेश से हमने कुछ माल मंगाया, दूसरी कंट्रीज से, इंपोर्ट ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जिसको हम प्रोडक्टिव एक्सपेंस भी बोलते हैं। भैया ये सब हमारे कैसे एक्सपेंसेस हैं? डायरेक्ट, रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो पहचान करना सीखो, रटना कुछ नहीं है, समझना है कौन सा खर्चा कब होगा, किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। और ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स,
मैंने आपके सामने एक अकाउंट लिखा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा भैया? ये ट्रेडिंग अलग है और ये पी एंड एल अलग है, ठीक है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है सबके सब कहां आएंगे? ट्रेडिंग में। याद रखना, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, बोलो मेरे साथ, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है कहां आएंगे? ट्रेडिंग में। कहां आएंगे? समझ में आ गई? अब बात करते हैं इनडायरेक्ट। लिखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन से हैं जी? बिल्कुल सही बात बोली, पी एंड एल। जो पी एंड एल में आएंगे, ये तो आपने इनका जगह बता दी कौन से कहां आने हैं, लेकिन मतलब क्या है इनका वो भी तो। क्या? बहुत बढ़िया। जिनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्री चले ना चले, माल बने ना बने, उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं। ये तो होंगे ही होंगे, इन्हें आप रोक नहीं सकते, ये तो देने ही देने हैं। फैक्ट्री के खर्चे अलग हैं, ऑफिस के खर्चे अलग हैं, जो होने ही होने। जैसे रेंट, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, रेंट जाना ही जाना है। अगर कोई शॉप रेंट पर ली हुई है, गोडाउन रेंट पर लिया है, किराया देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत बढ़िया। डेप्रीशिएशन, गजब। डेप्रीशिएशन पर मेरा थोड़ा सा अलग फोकस है, समझिए। बच्चा कहता है सर डेप्रीशिएशन तो फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, मशीनें तो फैक्ट्री में है। मशीनें कहां पर हैं? फैक्ट्री में हैं, तो ये तो यहां का खर्चा है। मैंने कहा मशीनों पर डेप तब ने, आप सोचते हो जब मशीनें चलती है तभी लगता है? ना ना ना, डेप्रीशिएशन तो परमानेंट लगता है, मशीन चले या ना चले वो तो लगेगा ही लगेगा। आपके टू व्हीलर्स, आपकी साइकिल, आपकी बाइक, आपकी एक्टिवा, आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, 3 दिन हो गए, आपने चलाई नहीं, तो आप क्या सोचते हो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। चलेगी तब भी कम होगी, नहीं चलेगी तब भी कम होगी। तो डेप्रीशिएशन का फैक्ट्री से, प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट्री बंद रहेगी तो क्या डेप नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब सर्दियों का टाइम है, एसी नहीं चल रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे हैं, तो क्या उनकी वैल्यू कम नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। गर्मियों में चलेंगे और कम हो, तो ये चीज है। तो डेप्रीशिएशन हो गया। और सैलरी, भाई हमारे यहां पर इतने लेबर काम कर रही है, उनको तो हम वेजेस दे रहे हैं, लेकिन ऑफिस में जो 100-200 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, मैनेजर, इतने सारे एम्प्लॉइज, उनको भी तो सैलरी देंगे। प्रोडक्शन से रिलेटेड उनका खर्चा नहीं है, माल नहीं बनेगा उनकी सैलरी तब भी जाएगी। वो तो पूरे 12 महीने परमानेंट हमारे यहां पर काम कर रहे हैं। लेबर कब काम करती है? केवल जब फैक्ट्री चलती है, उसके बाद वो हट जाती है, फिर जो वो कहीं और चले जाते हैं काम करने, ठीक है। तो ये चीज है। सैलरी के बाद आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आपने बैंक से लोन लिया तो उस लोन पर आपको क्या देना है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। और कौन कौन से हैं? बेड डेट, आपका पैसा इंसॉल्वेंट हो गया, आपका डेटर पैसा नहीं दे रहा है, पैसा लेके भाग गया कोई डेटर, तो लॉस हो गया, उसका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दी अपने प्रोडक्ट के, देखे होंगे शहर में होर्डिंग लगे हुए, सब जगह लगे रहते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं, सब जगह लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? एडवर्टीजमेंट। आपके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट भी करवा रहे हो आप उसी बेस पर, पैम्पलेट्स और इनके थ्रू। तो इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और कैसे खर्चे होते हैं बताइए? पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। और कैरेज आउटवर्ड, कैरेज, हाँ भाई अब समझना जरा इस पर। देखो अगर कैरेज इन्वॉल्व आ गया, क्वेश्चन में कैरेज इन्वॉल्व आ गया, वो ट्रेडिंग में आएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो माल बनने से रिलेटेड खर्च है। कैरेज आउटवर्ड क्या है? जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, वो माल बिकने के टाइम का खर्चा है। समझ में नहीं आई बात? समझिए दोबारा से। चीनी बन रही है, मील चल रही है, किसान गन्ना ला रहा है, गन्ना किस में आ रहा है? ट्रैक्टर ट्रॉली में आ रहा है, ट्रक में आ रहा है, तो ट्रक वाला पैसा लेगा, ट्रैक्टर ट्रॉली वाला भी तो पैसा लेगा, जो डीसीएम ट्रक्स जो छोटे छोटे हैं उनमें वो भी तो पैसे लेंगे। तो वो सब कैसे खर्चे हैं भाई? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। वो भाड़ा हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कच्चा माल आ रहा है, गन्ना तो रॉ मटेरियल है ना। अब चीनी बन गई, 4-5 महीने बाद चीनी बन गई, उससे
अब चीनी ट्रक में लोड होके कहां जाएगी? मंडी में भी तो जाएगी बिकने। ठीक है, पता चला 1000 बोरियां भर रही ट्रक में, कहां पहुंचा दो? मंडी में। तो वहां भी तो ट्रक वाला पैसे लेगा। बनी थी 4 महीने पहले, बिक अब रही है। समझ रहे हो ना बात? तो जो बिकने के टाइम पर आपका ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। वो कौन सा होता है? उसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं था, वो तो किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। और कहां आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस? पी एंड एल। कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गई ना बात? और बताओ जी। ऑडिट फीस बिल्कुल सही। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे यहां ऑडिट कर रहे हैं, उनको हम पैसा देंगे, दैट इज ऑडिट फीस। सीए को, अकाउंटेंट्स जितने होते हैं उनको ऑडिट करते हैं वो लोग हमारे यहाँ, उनको पैसा देंगे। लीगल काम हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, लिखा पढ़ी के बहुत सारे काम है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी हैं, डॉक्यूमेंट्री वर्क होते हैं, तो उसमें हमारा वकील हमारा हेल्प करता है, हमारा जो लीगल एडवाइजर है, हमें उसको क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं। तो लीगल फीस, हमने अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी फैक्ट्री का, अपनी जो बिजनेस एरिया है उसका क्या कराया है? अपने गुड्स का इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा। तो ये सब हमारे कैसे एक्सपेंस हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये कहां पर आते हैं? पी एंड एल में। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सब कहां आते हैं? ट्रेडिंग में। पहले बताओ, यहां तक बात समझ में आई नहीं? नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। आइए आगे एक और टॉपिक बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीओजीएस। भाई आना ही आना है, पेपर में पक्का आएगा सीओजीएस के ऊपर क्वेश्चन। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको आप दूसरा नाम बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स, तीसरा नाम बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका क्या मतलब है? बड़ा इजी, कुछ भी नहीं है। आप अपनी फैक्ट्री में जो माल बना रहे हैं ना, क्यों बना रहे हैं? बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो जो माल आप बेचोगे, सेल करोगे, उस माल को, उस स्टॉक को, उस गुड्स को बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में आपकी कितने रुपए की कॉस्ट आ रही है, दिस इज सीओजीएस। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीओजीएस। जो भी माल आप बना रहे हैं फैक्ट्री में, उसको बनाने में आपकी कितने रुपए की कॉस्ट आ रही है, उसको सीओजीएस बोलते हैं। जैसे हलवाई ने लड्डू बनाए, 300 रुपए के लड्डू बनाए, उसमें उसका क्या क्या लग गया? बूंदी लग गई, चीनी लग गई, गैस भी लग गई, लेबर भी लग गया, ड्राई फ्रूट्स भी लग गए, मावा भी लग गया, ये सब खर्चे उसके हुए। तब बनाने में उसको पूरा 300 रुपए खर्च हुआ। और वो 300 रुपए वाले जो लड्डू हैं वो ग्राहक को, कस्टमर को कितने में बेचेगा? 500 रुपए में बेचेगा, सीधी सी बात है। तो 200 रुपए का वो क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। तो लड्डू बनाने में जो कॉस्ट आई वो 300 रुपीज आई, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी अभी मैंने क्या बात कही? कोई व्यक्ति कुछ भी माल बनाएगा, सबसे पहले वो पुराना स्टॉक चेक करेगा कि पुराना बचा हुआ है या नहीं, पुरानी चीनी रखी हुई है या नहीं, पुराने ड्राई फ्रूट्स कितने हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या आएगा भैया? ओपनिंग स्टॉक। फिर आएगा आपका नेट परचेजेस। नोट डाउन करते रहे, जो आप नया माल खरीदेंगे, न्यू रॉ मटेरियल, प्लस उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे होंगे आपके। कोयला लगेगा, गैस लगेगा, वाटर एक्सपेंस होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, जो जो अभी अभी समझाए वो सब खर्चे कौन से हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड। क्या बोलते हैं उनको? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज, कोल, गैस एंड वाटर, पावर चार्जेस, ये सब खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो सभी एक्सपेंस इसमें प्लस हो जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा, जितना माल बनता है क्या सारा बिकता है? बिक भी सकता है और बच भी सकता है। भाई बिक गया तो बहुत अच्छी बात है, भाई जितना स्टॉक बनाया सब सेल हो गया। लेकिन अगर बच गया, अनसोल्ड रह गया, वो है क्लोजिंग स्टॉक। वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। जैसे यहां आया था, तो वो क्लोजिंग स्टॉक आप यहां से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि माल तो हमने कितना बनाया? जितना बनाया, जितना बिका है उतने की कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं बिका उसमें से,
वो हटा दो, वो क्या कर दो। तो ये सीओजीएस का सबसे मेन फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है सीओजीएस का, समझिए जरा। सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपने लड्डू बनाए 300 रुपए के, 300 केजी रुपीज 300 पर केजी लड्डू, ओके। और आपने इनको सेल कर दिया 500 रुपीज में, तो कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए का। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस का क्या मतलब है? जिसमें से अभी कुछ घटना जुड़ना बाकी है, अभी ये फाइनल नहीं है, ग्रॉस है। अभी इसमें क्या और एडलेस होगा वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है? 200 रुपीज। अब बच्चों ये जो 300 रुपए आपके हैं, दिस इज कॉल्ड सीओजीएस। इसी को हम क्या बोलते हैं? और 500 आपकी क्या है? सेल। तो अगर मैं 500 में से 300 घटा दूं तो मेरा 200 रुपए का क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया यहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस के सीओजीएस, माइनस के। अब इसी प्रकार आप यहां से सीओजीएस का भी बना सकते हैं फॉर्मूला। सीओजीएस का छोटा फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, छोटा फॉर्मूला यहां पर है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर कौन सा यूज करना है? जैसा डाटा गिवन होगा, जैसा क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, ठीक है ना। बड़ा डाटा होगा तो बड़ा फॉर्मूला लगा देंगे सीओजीएस का, छोटा होगा तो छोटे से निकाल लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ज्यादातर जो एग्जाम में आते हैं उसमें दोनों का ही यूज होगा, छोटे का भी और बड़े का भी। ऐसा कैसे? वो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सब समझा दूंगा, वहां से कुछ चीजें गिवन होंगी। तो सीओजीएस कैसे निकलेगा? अगर मैं 500 में से 200 लेस कर दूं तो 300, तो क्या फॉर्मूला बना? नेट सेल्स, ये जीपी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए भैया बात समझ में आई नहीं? अच्छा, अगर फर्म हमारा बिजनेस लॉस में हो, ये तो चलो प्रॉफिट है, माइनस कर दिया। अगर लॉस में हो जाए, हमारे बिजनेस को क्या हो जाए? जो हमने माल बनाया उसे बेचने में हमारा कम में बिके, कॉस्ट आई मान लीजिए हमारी कितनी? 300 रुपए, और हमारी जो लड्डू बिके वो बिक गए हमारे 100 रुपए में, बस। ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो यहां पर सीओजीएस का फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट सेल्स प्लस के ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस। बताइए बात समझे या नहीं? समझ में आई ना? कॉस्ट हमारी ज्यादा आ जाएगी ना फिर, तो सेल जितने की सेल प्लस जो लॉस झेला, दोनों को जोड़ के हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। सपोज करिए चीनी बिकी कितने में? वो सॉरी, चीनी कह रहा हूं मैं आपको, लड्डू बिके 100 रुपए में, और बनाने में लॉस कितना हुआ? 200 का। तो बनाने में कॉस्ट कितनी आई? 300 रुपीज। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। ये कब यूज होगा? इफ बिजनेस इन लॉस, अगर बिजनेस लॉस में है तब ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये सीओजीएस का पूरा कॉन्सेप्ट था। ग्रॉस लॉस फिर इधर से निकाल लोगे, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस करके ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ये सीधा सीधा ग्रॉस लॉस आ गया है, बड़ा इजी है, कुछ नहीं। वैसे ग्रॉस लॉस तो अपने आप गिवन नहीं होता, बता देगा वो क्वेश्चन में, वो परसेंटेज फॉर्म में देगा, 5% ऑफ इतना इतना, वो सब सीधा सामने निकलेगा। उसकी हेल्प से आपको सीओजीएस फाइंड आउट करना है, ये चीज है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।